ये वेव जो आई है इसलिए सरकार की तरफ से तैयारी नहीं है। हाहाकार इसलिए कि ना तो ऑक्सीजन है, ना बेड्स हैं, ना दवाइयाँ हैं, क्योंकि पीएम केयर फंड के तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। वो किसकी जेब में जा रहा है नहीं जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। सो गवर्नमेंट ने बिल्कुल एकदम कोताही बरती है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। वो सिर्फ बंगाल की तरफ सारा फोकस रहा है। आप देख लीजिए उस पीरियड में। दुख मुझे इस बात का कि आज तक भी प्रधानमंत्री ने संवेदना के शब्द नहीं कहे उनके बारे में जो मर रहे हैं, एक लफ्ज नहीं कहा। टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हमने पिछले साल देखा 2020 कोविड आया, कोविड पेंडेमिक की वजह से पूरा साल हमारा कैसा रहा ये आप सभी के सामने है। लेकिन 2021 में हम सभी ने होप्स रखी थी, उम्मीदें रखी थी कि ये कोविड हमें बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब 2021 में फिर से इसकी सेकेंड वेव जो आई है वो लोगों को बहुत ज्यादा डरा रही है। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहशत में हैं कि फिर से ये कोविड की जो सेकेंड वेव आई है ये किस तरीके से अपना असर दिखा रही है। ये आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। कुछ दिन पहले 15 डेज पहले ऑलमोस्ट हमने एक स्टोरी कवर की थी जिसमें हमने आपके आगे कुछ पॉइंट्स रखे थे और आपको ये दिखाने की कोशिश की थी कि सिस्टम के फेलियर्स के कारण हमें लगता है कि ये जो कोविड है ये बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। और हमने ये भी कहा था कि आने वाले टाइम पे कुछ डॉक्टर से हम आपको मिलवाएंगे और डॉक्टर अरुण मित्रा ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेकेंड वेव आई है कोविड की ये किस तरीके से अपना असर लोगों पर कर रही है। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी हमारी स्टोरी देखी जो हमने लास्ट 15 डेज पहले कवर की थी, उसमें हमने यही पॉइंट्स रखे थे कि ये जो कोविड की सेकेंड वेव इतनी फास्टली ये जो लोगों में फैलती हुई हमें नजर आ रही है, आप क्या सोचते हैं बेसिकली इसके पीछे क्या रीजन है? देखो ये जो वायरस है ना ये म्यूटेट करते हैं। म्यूटेट मतलब अपना रूप बदलते रहते हैं। ये एक आम मतलब कि ये बात है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कई दफ़ा जो इनके रूप हैं वो इतने ख़राब हो जाते हैं कि हमारे लिए घातक हो जाते हैं वो। अब ये जो दोबारा वायरस आया है तो वही वायरस, लेकिन उसमें थोड़ा अपना रूप बदला है। और वैज्ञानिकों के जो मुताबिक ये जो रूप है ये ज़्यादा जो छूत का है, मतलब ये ज़्यादा कॉन्टेजियस है। आपको थोड़ी देर के लिए भी अगर आप किसी के पास हो तो भी आपको हो सकता है। सो इसलिए इतने ज़्यादा केस हो गए हैं क्योंकि सावधानी जो है आम समाज में कम हो गई। सरकारों की तरफ से भी जो ध्यान देना कम हो गया, सरकारों के एजेंडे अपने बदल गए। वैज्ञानिकों ने हालांकि मार्च के शुरू में ही कह दिया था, डॉक्टर कंग, डॉक्टर शाहिद जमील जो इस फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं और भी कुछ थे, उन्होंने ये शुरू में ही कह दिया था मार्च के कि ये वेव आने वाली है। सारी दुनिया में 3-3, 4-4 वेव आएंगी। भारत कैसे अछूता रह सकता है? तो हो ही नहीं सकता। और वो उसमें कि कहीं वेव कम है कहीं ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्योंकि कोई तैयारी नहीं की गई थी, पहले भी 1 साल में हो गया, भी बात ख़त्म हो गई। सेंटर बंद कर दिए गए। जो ये जो मुलाजिम रखे गए थे जो स्वास्थ्यकर्मी उनको भी निकाल दिया गया। वो बाद में एजिटेशन भी करते रहे, जी हमें तो आपको ज़रूरत थी तो आपने रखा, अभी हाँ एकदम निकाल दिया, अब हम कहाँ जाए। सो इसलिए ये वेव जो आई है इसलिए सरकार की तरफ से तैयारी नहीं है। हाहाकार इसलिए कि ना तो ऑक्सीजन है, ना बेड्स हैं, ना दवाइयाँ हैं। और ब्लैक मार्केट में कुछ चीज़ें मिलती है और कुछ चीज़ें ब्लैक मार्केट में भी नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा कि जैसे अभी हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मेडिसिन की कमी हो रही है, लेकिन इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि सिस्टम की कहीं ना कहीं से इरिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सामने आ रही है? क्योंकि हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन करता है ऑक्सीजन का, लेकिन आज वही इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे लोगों को। ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, हम इसको बाहर भी भेजते हैं, दुनिया हमसे खरीदती है। इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए तैयारी नहीं की गई ना। ये पहले ही कह दिया गया था कि ये जो PM केयर्स फंड से शायद पता नहीं 200 से ऊपर जो प्लांट्स लगेंगे, लेकिन लगे सिर्फ 64 है, ऐसे कुछ ना 34 लगे। तो बाकी पैसा 1 साल में कहाँ खर्च हुआ? क्योंकि PM केयर फंड के तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। वो किसकी जेब में जा रहा है नहीं जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। सो गवर्नमेंट ने बिल्कुल एकदम कोताही बरती है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। वो सिर्फ बंगाल की तरफ सारा फोकस रहा है। आप देख लीजिए उस पीरियड में। दुख मुझे इस बात का कि आज तक भी प्रधानमंत्री ने संवेदना के शब्द नहीं कहे उनके बारे में जो मर रहे हैं, एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये बड़ी दुख की बात है। जो हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनको कम से कम हम अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशीलता मन में होगी ना तभी तैयारी होगी, नहीं तो कैसे तैयारी होगी? अगर मुझे कंसर्न ही नहीं भी कोई कुत्ता सामने मर रहा है के लिए तो मुझे क्या है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? अगर मुझे हो भी
कि भी कुत्ता बेचारा जो है भूखा ना मर जाए, मैं उसके लिए कुछ करूं। फिर हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा कोताही हुई है, उसका आज ये जो है नहीं है। अभी देखो कि जो मैंने ये पाया पिछले कुछ समय कि ग्रामीण क्षेत्र में ये कम रहा है, लेकिन अब वहाँ भी फैल रहा है। जो गरीब बस्तियाँ हैं उनमें भी कम रहा है, लेकिन अब उनमें ही फैल। उनका क्या होगा? अभी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तो बड़े बड़े अस्पताल में औखे होके अपने जो बेड भी जो ढूंढ लेगी, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट ढूंढ लेगी। एक गरीब मजदूर का कहाँ कोई कॉन्टैक्ट है? उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो जाएगा सरकारी अस्पताल में, है ही कुछ नहीं, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, ना डॉक्टर हैं ट्रेंड, ना ट्रेंड नर्स है। और जो आंगनबाड़ी आशावादी वर्कर हैं उनकी भी छुट्टियाँ करने में लग गए। ये उनको जो पहले इंसेंटिव दे रहे थे, जुलाई तक दिया था उन्होंने, वो भी बंद कर दिया। जो हेल्थ वर्कर लगातार सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी लोगों में जाके आम अपनी जनता में जा रहे हैं हेल्थ वर्कर, उसको भी कोई इंसेंटिव नहीं है, तो कैसे ये सिस्टम चलेगा? माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं हमारे, लास्ट ईयर भी वो बिल्कुल जब पता लगा था कि कोविड फैल रहा है तो एकदम से रश बढ़ गया था कि सब अपने घरों में जा रहे थे। अब फिर से वही सिचुएशन है, राइज हो गई है, लेकिन हम लोगों को बार बार अवेयर किया जा रहा है कि अपने घरों में बैठिए, घर से बाहर मत निकलिए बिना रीजन के। लेकिन हम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर देखिए तो इतना ज्यादा रश हमें देखने को मिल रहा है कि आज भी वो सभी लोग अपने घर जाने को तैयार है। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज में गवर्नमेंट की केयरलेसनेस कितनी ज्यादा सामने आ रही है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है? क्या उस टाइम वहां पे कोविड के फैलने का डर नहीं है? उनको आप कैसे रोकेंगे? आपको जी घरों में बैठो, एक रेडी वाला अगर रेडी नहीं लगाएगा, 200-300 रुपए नहीं कमाएगा रोज के, तो वो रोटी कैसे खाएगा? पिछले साल भी ट्रेड यूनियंस ने ये मांग की थी कि जो गरीब परिवार है उनको 7500 रुपए एक महीना प्रति परिवार दो, उससे उसकी जीविका भी चलेगी और वो पैसा मार्केट में रहेगा और जो बाजार चलता रहेगा। वो नहीं किया। ये भी कहा भाई जो स्मॉल स्केल सेक्टर है इंडस्ट्रीज का या कोई बिजनेस का, उनको सरकार सपोर्ट दे, वो भी नहीं किया। कुछ भी तो नहीं किया इन्होंने, इसलिए आज ये हाल है। अब आपको जी लॉकडाउन करने तो आप भी देखो ना, पिछले साल तो लोगों ने राशन दे दिए, राशन अब कोई नहीं देने वाला। अब स्थिति वो नहीं है, अब लोग हर कोई डर रहा है, दहशत ज़दा है, और उसको ये है कि अगर फिर लंबा लॉकडाउन लग गया तो हमारे घर में भी रोटी नहीं पकेगी, हम कहाँ से देंगे? इसलिए तो जब तक गवर्नमेंट, और फिर दूसरी बात है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जब तक सरकार उन पे अपने नियंत्रण में नई नीति के तहत नहीं करेगी ना, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी सही नहीं मिलेंगी या उनकी पहुंच के बाहर होंगी। आप वैक्सीन का मसला ले लीजिए, हमारे यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में वैक्सीन प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट है रिसर्च, और जो सबसे बड़ी थी कसौली में, वो बंद कर दिया। वो तो मनमोहन सिंह के पीरियड में ही बंद हो गई थी, जो थोड़ी बहुत थी उसमें वो भी बंद कर दी इन्होंने। फिर IDPL जो कि दवाइयाँ बनाने वाली, जो कर्नाटका जो फार्मास्यूटिकल, ये जो बंगाल केमिकल, ये सब सरकारी कंपनियां, ये सब इन्होंने बंद कर दी। अब इन कंपनियों ने, जो सरकारी कंपनियां थी, इन्होंने जब भी कोई नेशनल हेल्थ कैलेमिटी आई है, कोई राष्ट्रीय आपदा आई है स्वास्थ्य की, उस वक्त इन्हीं कंपनियों ने ही मुफ्त में दवाइयाँ लोगों को बांटी हैं। प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर ने नहीं बांटी। उसने तो ये कहा भी मुझे जो है इसके वैक्सीन के 400 रुपये दे दो, 600 रुपये दे दो, यही किया ना। अब जो हो रहा है इसका कोविशील्ड का, और पूना वाला बाहर चला गया, वो कह रहा है कि मैं बाहर लगाऊंगा। यहाँ मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। कौन धमकियाँ दे रहे हैं बताएं हमें? मेरे जैसा, आप जैसा तो कोई बंदा जाके धमकी नहीं दे सकता ना, कोई तो है ना, सरकार में ही होगा, उसका नाम बताया जाए ना। रेमडेसिविर इंजेक्शन के भी बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग के केसेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डेली हमारे सामने आ रहे हैं। अभी रिसेंटली कल ही मैंने देखा एक इंटरव्यू में कि एक पर्सन को अरेस्ट किया गया जिसने 2 करोड़ की ब्लैक मार्केटिंग की है वैक्सीन को लेके। तो इनको रोकने वाला, जब तक इनको रोकने वाला कोई सामने नहीं आएगा, आई थिंक हमारे इंडिया को इस चीज से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब देखो एम्बुलेंस लेके आ रही है, 1 लाख कहते हैं 20,000 रुपये उसने लिया गुड़गांव से यहाँ आने का। अब ये मानवता, ये तो मानवता का सवाल है इस वक्त, मुनाफे का सवाल नहीं होना चाहिए। अगर आप इस महामारी को भी मुनाफे के प्रश्न में लेंगे, वैसे मैं कहूँ कि ये इसमें सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि हम इस आपदा को अवसर में बदल देंगे, याद है ना, 25 मार्च को कहा था। हमें ये लगा कि ये कुछ अच्छे अच्छे कदम उठा लेंगे, लेकिन कदम क्या उठाए कि किसानों के लिए उनसे बात किए बिना नए कानून ले आए ताकि किसानों के ज़मीन के हक खोए जाएं, और तो मज़दूरों के लिए जो 44 कानून थे उनको ख़त्म करके 4 कानून बना के उनको यूनियन बनाने के अधिकार ही ख़त्म कर दिए। शिक्षा नीति में परिवर्तन करके आम व्यक्ति के, गरीब या मध्यम वर्ग के व्यक्ति के हाथ से उच्च शिक्षा
तो छोड़ दो, जो छोटे स्तर की भी शिक्षा है, अब निम्न स्तर की शिक्षा है, वो भी उसके हाथ से छीन ली गई। अब ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कौन कर सकता है, कितने बच्चे कर सकते हैं? ये सब जो संकट है सरकार के खुद पैदा किए हुए हैं, क्योंकि सरकार की एक नीति है, वो अपनी तय नीति के मुताबिक चल रहे हैं। अभी भी जो इन्होंने कल किया मजदूरों के लिए कानूनों के बारे में, एक और कानून ले आए हैं जिसका कि ट्रेड यूनियन ने ये जो विरोध किया, उनका कोई है कोई जो पहले 4 कोड थे ना, उसके बारे में रूल्स गठन किया करने थे, वो रूल्स इन्होंने कल गठन कर दिए। अब लोग मर रहे हैं, इनको मजदूरों के हक छीनने के लिए रूल्स गठन करने की पड़ी हुई है। मतलब ये संवेदनशीलता की पूरी कमी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक पॉइंट्स आपने उठाया। एक चीज में बहुत ही मतलब एक सोशल इशू सामने आ रहा है कि आपने भी सुना होगा, बीइंग एज अ डॉक्टर, आप इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं लुधियाना के, सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिव रहते होंगे, लेकिन सर अभी रिसेंटली हम कुछ दिनों से एक केस देख रहे हैं कि ये र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि ये कोविड नहीं है, ये 5G जो जैसे 4G रेडिएशन हम नेट में यूज करते हैं, 5G रेडिएशन की टेस्टिंग के कारण ये इन्फेक्शन लोगों में फैल रहा है, तो इसको कोविड का नाम ना दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं ये जो सोशल मीडिया में इस तरह के बातें फैलाने में, ये जानबूझ के फैलाई जा रही हैं। दुनिया भर के जो सही ढंग से सोचने वाले वैज्ञानिक हैं वो इस पे खोजबीन कर रहे हैं। हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हमारे सामने लोग मर रहे हैं या बीमार हैं अस्पताल, हम कैसे कहें इन बातों पे विश्वास दिए? ये सब होती बातें हैं, ये एक साजिश के तौर पे करी जाते हैं, लेकिन आम जनता मुझे लगता है इन बातों में नहीं मानेगी। सर एक चीज़ और, अभी रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में हम लोग एक न्यूज़ देख रहे हैं कि दिल्ली के डॉक्टर्स रिवील कर रहे हैं कि 3rd वेव का बस आप थोड़ा सा ही वेट कीजिए, वो आने वाली है और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा यंगस्टर्स पे और बच्चों पे। तो इसीलिए वो बार बार गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं डॉक्टर्स कि आप अभी से ही तैयारी कर लीजिए। तो आपको लगता है कि ये जो इस टाइम इंडिया सिचुएशंस फेस कर रहा है सेकंड वेव को लेके, तो 3rd वेव में जल्द से जल्द कन्वर्ट हो सकती है अगर अभी भी हमारी गवर्नमेंट ना संभली तो? अभी तक नौजवानों में ये जो रोग है, ये पिछली बारी में कम था, इस दफ़ा कुछ हुआ है। अगर तीसरी जो आएगी ये लहर, उसमें अगर यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको तो काम करना ही है ना। एक वृद्ध आदमी तो घर बैठ जाएगा, एक 25-30 साल का लड़का लड़की कैसे घर बैठे? उनको तो काम। के बाद बच्चों का भी आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, 4 साल से ऊपर के बच्चों पे भी ये कोविड बहुत इफेक्ट करेगा। अब ये इन मामलों में सरकार को सपोर्ट भी करनी पड़ेगी, आर्थिक तौर पे भी, ताकि अगर कोई बच्चे काम पे नहीं जा सकते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां, तो उनको सहारा दे सरकार, तभी इसमें होगा। बाकी तो सावधानियां बरतो, मास्क लगाओ, हाथ धोवो, सब कुछ ये तो चाहिए ही चाहिए हमें, जो हम शुरू से। एक चीज और सामने आ रही है कि बार बार डॉक्टर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो यंगस्टर्स पे कोविड की 3rd वेव इफेक्ट करेगी, वो बड़ी एज में नहीं करेगी क्योंकि शायद वो तब तक उनको वैक्सीनेशन दे दी जाएगी, लेकिन अब यंगस्टर्स की वैक्सीनेशन हर जगह स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपको लगता है कि जल्द से जल्द अगर ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है यंगस्टर्स के लिए, तो इस कोविड की हम रोकथाम कर सकते हैं? रोका जा सकता है काफ़ी हद तक, वैक्सीनेशन करनी चाहिए। वैक्सीन है ही नहीं इनके पास, इन्होंने ये अनाउंस कर दिया 18 साल के ऊपर, लेकिन वैक्सीन तो है नहीं। अब इनको चाहिए कि बाहर से इंपोर्ट करें धड़ाधड़ और मुफ्त लगाएं सबको। ये 400-600 के रेट वाली बात करें, ये सरकार की जिम्मेवारी है महामारी को रोकना। जो पल्स पोलियो के लग रहे हैं ना, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पल्स पोलियो हर बच्चे को पिलाई गई है ना, ऐसा करना पड़ेगा इनको। आप वैक्सीन को कितना सेफ मानते हैं? बिकॉज कई लोगों का यही कहना है इट्स जस्ट एन इम्यूनिटी बूस्टर। नहीं, वैक्सीन में देखो, वैक्सीन में एक बात तो जो अब तक एक्सपर्ट्स ने, जो उस पर विशेषज्ञों ने कही है और ये साबित भी हो रही है कि वैक्सीन के बाद ये नहीं कि आप बीमार नहीं हो सकते, दोनों डोज के बाद भी हो सकते, लेकिन जो उसकी जो अब तीक्ष्णता है ना, उसकी जो आपके घातकता है, वो नहीं होती। आपकी ज़िंदगी बच जाए, जान है तो जान है। अगर जान बच जाए, आदमी अगर बीमार भी हो जाए, जान बच जाए, तो फिर ज़िंदगी तो आगे चला सकता है ना। जाते जाते मैं लास्ट में आपसे बहुत ही एक अहम क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या हम न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं कि डॉक्टर्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, वैक्सीन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, मेडिसिन की कमी हो रही है, तो बार बार डॉक्टर्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है। अगर किसी भी पेशेंट की डेथ होती है तो बार बार यही किया जाता है कि डॉक्टर्स नहीं अटेंड कर रहे या हेल्थ वर्कर्स में, स्टाफ में कमी है। तो आप भी एक डॉक्टर हैं, आप पर्सनली क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? डॉक्टर का तो काम है, जो उसको ज्ञान है उसको देना, उसको प्रयोग करना। अब उसके लिए कुछ सामानों की ज़रूरत है, कुछ दवाइयाँ चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, CPAP मशीनें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये अगर उसके पास है ही नहीं, मैं जितना मर्जी बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं हाथ खाली है, मैं क्या कर सकता हूँ?
आप सफ़र भी कर रहे हो ना, कई बार ट्रेन में कॉल आती है कि अगर कोई डॉक्टर, मैं तो हमेशा के लिए अपनी पूरी पूरी किट ले आता हूँ। मैंने कहा अगर मैं खाली हूँ, एक बार मेरे से हुआ मैं खाली आता तो मुझे अपने आप पे यानी गिलानी, मैं कहा मैं मरीज़ देख तो लिया लेकिन मैं कर तो कुछ नहीं पाया, उसका फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए डॉक्टर जो है वो, उस पर आप दोष देना तो फिर अब देखो, जिसका कोई पेशेंट का नुकसान हो जाता है वो मानसिक तौर पे परेशान होता है, उसकी परेशानी का, उसके शब्दों का मैं बुरा नहीं मानता। वो इतना परेशान होता है ना, वो अपनी तरफ से कुछ भी कह देंगे, कोई बात नहीं। तो सर एक चीज और कि जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि कोविड का जो डर लोगों में फैलता चला जा रहा है और अब जो न्यूज सामने आ रही है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो लोगों ने अपने घरों में अपने आप को लॉकडाउन कर लिया है। लोग बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि बार बार उनके सामने यही मैसेज आ रहे हैं कि आप बिना किसी रीजन के घर से बाहर ना निकलिए, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। लोग डिप्रेस होते चले जा रहे हैं, उनके मन में एक डर फैलता चला जा रहा है। उस चीज से लोग अपने आप को किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं? पहली बातों का डरे नहीं, कोई भी संकट जीवन में आता है आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये एक मानसिकता हमें बनानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि घर में बैठ सकते हैं चंद लोग, बाकी सबको तो काम करना ही है। आप भी काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, आता हूँ, अपने पेशेंट भी देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जो चंद लोग हैं जो घर में बैठ जाएंगे, जो बड़ी उम्र के हैं, रिटायर्ड हो चुके, ज़्यादा उम्र होगी, कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी बात और है। वरना आप कहें कि नौजवान घर में बैठ जाए, वर्क टू होम करने वाली ये, हाँ, जो आबादी कितनी है, 2-4% होगी वर्क फ्रॉम होम, बाकी थोड़ी है। अब कोई रेडी लगा रहा है, वो जो कोई उसारी मजदूर है, कितने हैं काम, वो कैसे कर लेंगे? उनको तो काम करने के लिए डरे नहीं, डर से नहीं होगा, हिम्मत से होगा। अपने आप को शारीरिक दूरी बना के रखें, लेकिन सामाजिक तौर पे जुड़े रहें, तभी आप मजबूत रहोगे। हाँ जी। तो जाते जाते हम यही चाहते हैं, आपने गवर्नमेंट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, तो यहाँ के हेल्थ वर्कर्स को या यहाँ के हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो तो हमारे दिन रात हमारे लिए ड्यूटी दे रहे हैं, हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं रोड्स पे। तो यहाँ के गवर्नमेंट के जो कुछ लोग हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे कि किस तरीके से कि हम थर्ड वेव को रोक सके, वो ना आ पाए यहाँ पे हमारे इंडिया में? देखो, जो लोग वायलेट करते हैं ना नॉर्म्स को, उन पे तो एक्शन होना ही चाहिए, मैं इसके खिलाफ। लेकिन एक्शन लेने का भी तरीका है, इस आपदा में हर कोई तनाव में है, उससे आप ज़बरदस्ती गुस्से से, डंडा परेड से एक्शन नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आम लोग वो की क्रिमिनल नहीं, अपराधी नहीं है, ना उनकी कोई आपराधिक प्रवृत्ति है। इन हालात में कोई आदमी 7 बजे है, मान लो लॉकडाउन का टाइम, या अपनी 6 बजे है, वो रेडी लेके जा रहा है 7 के 7:30 बजे के, तो थोड़ा आपको एम्पैथेटिक, मतलब उसे हमदर्दी से पेश आना चाहिए, प्यार से बात करें, समझाएं। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण मित्रा, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे मैसेजेस डिलीवर किए लुधियाना को, स्पेशली यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को, यहाँ के गवर्नमेंट के कुछ लोगों को, कि हमें कोविड की जो थर्ड वेव आने वाली है, जिसका बार बार हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कहा है, सबसे कहा है कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए, मास्क पहन के रखिए, वैक्सीनेशन करवाइए अपने, लेकिन अपने आप से इमोशनली टच में रहिए एक दूसरे से, अपने आप को एक दूसरे से इतना दूर मत कीजिए ताकि वो डिप्रेशन जो है वो आपके माइंड को अफेक्ट कर सके। होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मैसेजेस डिलीवर हुए होंगे उनके थ्रू। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।